ये HDMI केबल देना। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिफेंसिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और IDS कवर किया था हम लोगों ने, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। एंड उसके बाद मैंने आपको IPS के बारे में बताया था कि उसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। चलिए, आज समझ लेते हैं फायरवॉल्स के बारे में। फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह इनके ऊपर परफॉर्म करेंगे हम लोग। मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था, स्नॉट, IDS के लिए, राइट? हाँ, बताओ। तो जैसे कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जिससे मोबाइल एप्लीकेशन से अपने या फिर जो सेव्ड है हाँ, सिस्टम उससे भी निकाल सके दूसरे के कंप्यूटर से। कुकीज निकाल सकें। ऐसी मतलब स्क्रिप्ट वो आप लिख एक या सकते तो हो। एक्शन करे हमारी तरफ से कुछ हाँ, जाएगा मतलब आप एक फाइल, एक प्रोग्राम लिख सकते हो पाइथन में या किसी में भी, जो उसका ब्राउजर ओपन करेगा, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाएगा, फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके स्टोरेज पे क्लिक करके और आपके लिए, या डॉक्यूमेंट डॉट कुकी कमांड रन करके आपके लिए आउटपुट निकाल के एक फाइल में डाल देगा। ऐसी स्क्रिप्ट आप चैट जीपीटी से बोल दो, बना देगा आपके लिए। आप उसको, उस यूजर को उस फाइल को डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो फिर मतलब ये वाली जो चीज होती है ये उससे भी हो सकती है। किससे? आर्डोनो या फिर वो रास्पबेरी पी को हाँ, होती अगर है। आपको उसका कोडिंग आता है, हार्डवेयर कोडिंग अगर आता है आपको आर्डिनो वगैरह का, तो आप उसमें भी कर सकते हो ये चीज़ें। तो आप जैसे डिवाइस को अटैच करोगे सिस्टम पे, या ऑटोमेटिकली एक्शन परफॉर्म हो जाएगा आपका। अब कैप्चर करके आप कहाँ रखते हो वो आपके ऊपर है। आप कोवर्ट चैनल क्रिएट करते हो दोनों डिवाइसेस के बीच में, उसके थ्रू उस डेटा को ट्रांसफर करते हो, या फिर आप ईमेल कराते हो अपने आप को, या जो भी करवाना है, या SSH के थ्रू या किसी और तरीके से आपको अपने आप को सेंड कराना उस फाइल को, वो आपको देखना पड़ेगा। कोवर्ट चैनल्स आप क्रिएट कर सकते हो, वो सबसे सेफ है, कोवर्ट चैनल्स। कोवर्ट चैनल्स जो बताए थे ना आपको, मेलिशियस चैनल्स होते हैं जो, वो चैनल्स आप क्रिएट कर सकते हो, उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए, अब आप लोग नेक्स्ट डिवाइस के बारे में समझ लेते हैं, फायरवॉल्स। फायरवॉल आप लोगों ने सभी ने सुन रखा है, कुछ लोगों ने यूज भी करा होगा। लिनक्स में आप लोगों ने फायरवॉल डी के नाम से एक सॉफ्टवेयर यूज करा होगा। क्या होता है फायरवॉल, बताइए। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये अलर्ट जनरेट नहीं करेगा, ये एक्शन सिर्फ दो ही लेता है, या तो ये परमिट करेगा या ब्लॉक करेगा। ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि फायरवॉल्स इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं जो आपके नेटवर्क में जितने भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आती हैं या फिर आउटगोइंग रिक्वेस्ट होती है, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों रिक्वेस्ट को क्या करता है, ये मॉनिटर करता है, एनालाइज करता है। उन रिक्वेस्ट में अगर कुछ मेलिशियस कंटेंट होता है तो उसको ब्लॉक करने की कैपेबिलिटीज फायरवॉल्स के पास होती है। ठीक है। अगर कुछ मेलिशियस कंटेंट हुआ, ठीक है। एंड फायरवॉल्स ज्यादातर पांच चीजों पे काम करते हैं। वो आपका सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड प्रोटोकॉल, इन पांचों चीजों के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। एक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो परमिट लिख करेगा वो आपके पैकेट्स को, या तो ब्लॉक करेगा। तो फायरवॉल इस तरीके से बनाई जाती हैं ताकि वो आपके नेटवर्क में जो भी मेलिशियस रिक्वेस्ट आ रही हैं किसी मेलिशियस आईपी से, किसी किसी ब्लैकलिस्ट आईपी से, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया जा सके, या फिर किसी स्पेसिफिक पोर्ट की तरफ आपके सिस्टम से या कहीं से भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है। जैसे आपने अपने सिस्टम पे एक रूल लगा रखा है, आपको पता है कि आपके सिस्टम पे एक पोर्ट है 22 SSH का, वो ओपन है। अब आप नहीं चाहते कि कोई भी उस पर अनऑथराइज एक्सेस बनाए, तो आप क्या करोगे?
मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी में सबसे पहले आपका जो डेटा पैकेट है वो फायरवॉल पे ही इंटरेक्ट करता है सबसे पहले, ठीक है। फायरवॉल से पहले अगर किसी चीज से वो इंटरेक्ट करेगा तो वो आईडीएस हो सकता है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। बिल्कुल। नहीं, फायरवॉल्स ये नहीं बोलेगा कि स्कैन किया जा रहा है। फायर आपको पता है nmap भी कुछ किसी तरीके के पैकेट्स भेज रहा होता है, वो उन पैकेट्स को कैप्चर करता है। फायरवॉल्स पे यही कैपेबिलिटी होती है कि फायरवॉल हर एक पैकेट को एनालाइज करना जानता है। वो हर एक पैकेट में कुछ डेटा सर्च कर रहा होता है, हेडर्स सर्च कर रहा होता है, लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन में, लेयर 4 की इन्फॉर्मेशन में, इस तरीके से वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है आपके डेटा पैकेट्स में। और जो भी इंफॉर्मेशन उसे लगती है कि इसके लिए आपने कोई ब्लैक लिस्ट या वाइट लिस्ट रूल लगा रखा है। अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जब इसके हम रूल्स की बात करते हैं तो वो रूल्स दो तरीके के लगाए जाते हैं इस पे। एक होता है ब्लैक लिस्ट रूल एंड सेकंड होते हैं वाइट लिस्ट। ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट का डिफरेंस क्या होगा? ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे रूल्स जो ब्लॉक करेंगे चीजों को। मतलब ब्लैक लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होगी जिसमें आपने वो चीजें ऐड करी होंगी जो आपको अलाउ नहीं करनी है, जो आपको ब्लॉक करनी है नेटवर्क पे। ठीक है, मान के चलिए आपने 5-6 आईपी इस ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दी, तो वो उन 5-6 आईपी में से अगर कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहा होगा आपके नेटवर्क की तरफ, तो वो रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि फायरवॉल उसको अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि आपने उन 5-6 आईपी को क्या कर रखा था? ब्लैक लिस्ट कर रखा था। तो ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो लिस्ट में है वो अलाउड नहीं है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? अलाउड हो जाएंगी। यही मतलब हुआ इसका। व्हाइट लिस्ट की बात करें तो व्हाइट लिस्ट इसका अपोजिट होगा। व्हाइट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें वो चीजें आपने ऐड कर रखी हैं जिसको अलाउ करना है, और जो चीजें अलाउ नहीं करनी है वो लिस्ट में एडेड नहीं होंगी। मतलब लिस्ट में जो चीजें हैं वही फायरवॉल अलाउ करेगा, इसके अलावा XYZ कुछ और भी चीज होगी उसको अलाउ नहीं करेगा। तो इन दोनों में से ज्यादा सिक्योर कौन सी हुई? ब्लैक लिस्ट या व्हाइट लिस्ट? और कोई बताइए। ब्लैक लिस्ट या व्हाइट लिस्ट? और कोई रीजन क्या है व्हाइट लिस्ट का, क्यों सिक्योर होनी चाहिए? बिल्कुल। तो वो होगी, पर आई वो रिक्वेस्ट कोई भी कर सकता बिल्कुल सही। तो व्हाइट लिस्ट क्या है आपका? सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। हमेशा याद रखिए, अगर आपका नेटवर्क है तो आपको पता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, किस तरीके की रिक्वेस्ट आनी चाहिए, किस तरीके की रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए। तो जिस तरीके की रिक्वेस्ट आपको अलाउ करनी है उसकी आप व्हाइट लिस्ट बनाकर ऐड कर दो, फायरवॉल को बता दो कि ये जब चीजें आए तो अलाउ करना है, और इसके अलावा रिक्वेस्ट अगर कहीं और से आ रही है तो उसको क्या करना है? ब्लॉक करना है। ठीक है। तो ये इस तरीके के फायरवॉल्स पे रूल्स लगाए जाते हैं। या तो आप ब्लैक लिस्ट रूल लगाते हो या तो आप व्हाइट लिस्ट रूल्स लगाते हो। ठीक है। अब रूल्स भी अलग अलग डायरेक्शन पे लगाई जाती है। फायरवॉल्स दोनों डायरेक्शन पे मॉनिटर करता है। दो डायरेक्शंस कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे? इनकमिंग और आउटगोइंग। ठीक है। तो उसको प्रॉपरली जो वर्ड है उनके इस तरीके से बोला जाता है उनको, इनग्रेस एंड एग्रेस। तो इनकमिंग रिक्वेस्ट को आप इनग्रेस रिक्वेस्ट बोल सकते हो या इनबाउंड बोल सकते हो, और आउटगोइंग रिक्वेस्ट को आप बोल सकते हो इग्रेस या फिर आउटबाउंड। तो ये जो रिक्वेस्ट होती हैं ये नेटवर्क के अंदर भी आ सकती हैं, तो वो इनकमिंग रिक्वेस्ट कहलाई जाएगी। तो फायरवॉल्स को इनकमिंग रिक्वेस्ट को भी चेक करना चाहिए, एंड फायरवॉल्स को आउटगोइंग रिक्वेस्ट को भी चेक करना चाहिए जब रिक्वेस्ट आपके नेटवर्क से बाहर जा रही है। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, ज्यादातर सिक्योरिटी किन कौन सी वाली साइड पे लगा देती है? इनकमिंग साइड पे, कि जब रिक्वेस्ट हमारे नेटवर्क की तरफ आ रही है तब उस रिक्वेस्ट को प्रॉपरली चेक किया जाएगा। इसके अलावा जब रिक्वेस्ट बाहर जा रही है उसको चेक नहीं किया जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे कुछ अटैक्स हैं जो परफॉर्म हो जाते हैं कंपनियों के ऊपर, जिसमें वो आउटगोइंग रिक्वेस्ट को चेक नहीं करते हैं प्रॉपरली। ठीक है। तो ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है, इनग्रेस और इग्रेस। रिक्वेस्ट इनकमिंग डायरेक्शन में आ रही है या रिक्वेस्ट नेटवर्क से बाहर जा रही है, दोनों डायरेक्शन पे हमेशा फायरवॉल्स पे रूल लगाए जाते हैं। और रूल्स भी आप या तो ब्लैक लिस्ट लगाइए या व्हाइट लिस्ट लगाइए, जो भी आपके नेटवर्क के लिए सही है।
हेलो। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। यस सर। ठीक है श्योर। ओके। ठीक है। सो समझ आ गया आप लोगों को, यहाँ तक डायरेक्शन समझ आ गया एंड रूल समझ आ गए कि किस डायरेक्शन में किस तरीके के रूल्स लगाए जाते हैं फायरवॉल्स पे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स। तो फायरवॉल के बहुत सारे टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरी के टाइप्स होंगे वो। जैसे कि अगर इसका बात करें कि कुछ ऐसी फायरवॉल्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हार्डवेयर फायरवॉल्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिंगल डिवाइस को प्रोटेक्ट करती हैं जिनको होस्ट बेस्ड फायरवॉल बोलेंगे, कुछ ऐसी होती हैं जो पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं तो उनको आप नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल्स बोलेंगे। इसके अलावा ये जो चार टाइप्स हैं इनको तो आप अलग से लिख लीजिए। जैसे कि पहला मैंने आपको बताया, पहला सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, हार्डवेयर फायरवॉल्स, तीसरा आप यहाँ पे लिख लीजिए होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए चार कैटेगरी जो सिंपल है समझना। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स मतलब ऐसे फायरवॉल्स जो कि आपने अपने डिवाइस पे एज अ सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं। जैसे सॉफ्टवेयर फायरवॉल के आपके एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, फायरवॉल डी, विंडोज डिफेंडर, विंडोज में भी आपका डिफेंडर फायरवॉल पड़ा होता है। हार्डवेयर फायरवॉल्स बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, जैसे सिस्को ने बना दिया, पैलो अल्टो ने बना दिया, जूनिपर ने बना दिया। वो उनके हार्डवेयर फायरवॉल्स होते हैं जो कि पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने की भी कैपेबिलिटीज रखते हैं। देन आपके होस्ट बेस्ड फायरवॉल जो सिंगल डिवाइस को प्रोटेक्ट कर रहा हो, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल जो पूरे नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा हो। ठीक है। ये भी तो सॉफ्टवेयर। हाँ बिल्कुल, यही सारे तो ये टाइप्स हैं बेसिकली। अब आपको हो सकता है कि आपका जो ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल्स आते हैं वो होस्ट के लिए आते हैं, होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स के लिए आते हैं मैक्सिमम केसेस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर वाला फायरवॉल होस्ट के लिए नहीं आता है, आते हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके बहुत क्रिटिकल सर्वर्स होते हैं उनके प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक हार्डवेयर फायरवॉल रखती हैं जो सिंगल डिवाइस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो इस तरीके की फायरवॉल्स आती है, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं। ये बहुत बेसिक टाइप्स हैं, बट इसके अलावा जो अब मैं टाइप्स बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे याद समझने। तो फिफ्थ करके लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे। ये है उनकी वर्किंग के ऊपर कि किस तरीके के फायरवॉल आपका वर्क कर रहा है। अभी तक मैंने जो आपको टाइप बताए वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पोस्ट पेज मतलब उनके कैपेबिलिटीज के ऊपर था। बट अब वर्किंग के ऊपर है कि आपकी फायरवॉल वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से वो आपके पैकेट्स को एनालाइज कर रहा है या मॉनिटर कर रहा है, उन चीजों के ऊपर आपके कुछ टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। सर्विस हो गई जो फायरवॉल प्रोवाइड कर पैकेट फिल्टरिंग या ये स्पेसिफिक फायरवॉल। नहीं, फायरवॉल्स आते हैं, ये बेसिकली पुराने, ये वाले तो पुराने तरीके की फायरवॉल है जो अब ज्यादातर अब नहीं मिलती है। बट हाँ, पुराने टाइम में यही वाली फायरवॉल्स थी आपके पास अवेलेबल बस। ये वर्किंग है फायरवॉल्स की कि जैसे राउटर है ना, हाँ हाँ। उसमें एक फीचर आता है ऐसे पैकेट हाँ फिल्टरिंग तो का। उस समय मतलब बेसिकली अब आप जो राउटर्स वगैरह अब आपको मिलेंगे ना वो, उन पे ये वाले कैपेबिलिटीज रहती हैं। आजकल क्या है कि सारे डिवाइसेस ना मतलब अलग अलग डिवाइसेस की जगह एक ही डिवाइस में सारी कैपेबिलिटीज डालती हैं, और डाल सकते हो। ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो होते हैं जो आपको ऐड करने होते हैं बस अपने किसी भी राउटर पे या स्विच पे। आजकल आपके पास नेटवर्क में जितने भी कॉम्पैक्ट नेटवर्क बन रहे हैं, छोटे नेटवर्क्स बन रहे हैं, उसमें हर एक डिवाइस पे फायरवॉल की कैपेबिलिटीज है, आईडीएस की कैपेबिलिटीज भी है। आपको बस अपने अकॉर्डिंग रूल सेट करने हैं उसके उसके ऊपर। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स आपके बहुत ट्रेडिशनल फायरवॉल्स हैं जो कि हर एक पैकेट पे, हर एक आपको पता है नेटवर्क लेवल पे आपके पास पैकेट्स होते हैं, ओएसआई मॉडल में आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट। तो वो जो पैकेट्स हैं उन पैकेट्स में ये पांच चीजें चेक करने की कैपेबिलिटीज रखता है सिर्फ। वो पांच चीजें क्या होती है, हर एक पैकेट के वो फाइव टपल्स चेक करता है, फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करता है हर एक पैकेट की। क्या क्या, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। ये पांच चीजें
चेक करने की कैपेबिलिटीज कौन रखता है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ठीक है, ये पता कर लेगा कि वो टीसीपी पैकेट है, यूडीपी है, आईसीएमपी है, किस पोर्ट की तरफ आ रहा है, किस पोर्ट से आ रहा है, किस आईपी की तरफ जा रहा है और किस आईपी से आ रहा है। ये पांचों चीजों के ऊपर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स काम करती हैं। वो हर एक इनकमिंग पैकेट में ये पांच चीजें चेक करेंगी कि कोई गलती से कोई ऐसा पैकेट तो नहीं है जो कि किसी मेलिशियस आईपी से आ रहा हो या फिर किसी अनऑथराइज आईपी की तरफ जा रहा हो। ठीक है, वो ये चीज चेक करने की कैपेबिलिटीज किसके पास होती है? आईपी तो बदलेगी। जैसे मैं अपनी आईपी से एक्सेस कर रहा हूँ, ये अलग, 1000 लोग अलग आईपी से कर रहे हैं, हाँ, तो वो तो पैकेट का बिहेवियर जैसा होगा उस हिसाब से बिहेवियर बदलेगा। नहीं, वो पांच चीजों पे, वो स्टैटिक सिग्नेचर्स पे काम कर रहा है यहाँ पे। सिग्नेचर्स सिग्नेचर बढ़ मतलब जाएगा। वो आपने बता रखा होगा उसको, आपने या तो ब्लैक लिस्ट किया होगा या व्हाइट लिस्ट किया होगा। अब आपने ब्लैक लिस्ट करा है तो आपने कुछ आईपीस दी होंगी, या तो आपने व्हाइट लिस्ट करी है तो आपने कुछ आईपीस दी होंगी। अब व्हाइट लिस्ट है तो वो हर एक में चेक करेगा कि जो पैकेट में ये आईपी नहीं है उसको ब्लॉक कर देगा। और अगर आपने ब्लैक लिस्ट करा है तो जिनमें ये आईपी होगी उसको ब्लॉक कर देगा, बाकी सबको अलाउ कर देगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपने रूल्स क्या लगाए हैं, किस तरीके के रूल्स आपने सेट करे हैं। उन रूल के अकॉर्डिंग ये एक्शन परफॉर्म करेगा। बट ये सिर्फ उन पैकेट्स पे वही पांच चीजें चेक करने की कैपेबिलिटीज रखता है: सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। समझ आ गया पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल? सेकेंड लिख लीजिए, स्टेटफुल फायरवॉल्स या स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। अब स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल थोड़े एडवांस्ड होते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल से, जो आपके सेशन को भी मॉनिटर करना जानते हैं या आपके सेशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। मतलब पैकेट फिल्टर में क्या होगा कि वो हर एक पैकेट में ये पांच चीजें चेक करेगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो उसको अलाउ कर देगा। बट अटैकर्स क्या करते हैं? अटैकर्स कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, वो उन पैकेट्स को बहुत छोटे छोटे और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके भेजते हैं, जिसके अंदर अटैकर कुछ बीच में मेलिशियस कंटेंट इंसर्ट कर देता है, कुछ मेलिशियस पेलोड को इंसर्ट कर देता है, जिसको पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल चेक नहीं कर पाती। क्योंकि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या कर रही होती है, हर एक पैकेट को इंडिविजुअली चेक करती है, उन पैकेट्स को कंबाइन करके चेक नहीं करता है। लेकिन स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल क्या करेगा, वो फायरवॉल पर ही सारे टीसीपी के पूरे सेशन को मॉनिटर करके उसको कंबाइन करेगा और फिर से चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा कि क्या वो पैकेट मेलिशियस है या नहीं है, क्या उसके अंदर कोई मेलिशियस पेलोड है, कुछ मेलिशियस कंटेंट है, कोई ईएक्सी फाइल है, ऐसा कुछ है, कंटेंट है या नहीं है। वो चेक करने की कैपेबिलिटीज किसके पास होती है? स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। क्योंकि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल इंडिविजुअल पैकेट्स को चेक करता है। आपको पता है टीसीपी कम्युनिकेशन या यूडीपी की अगर आप बात करो तो छोटे छोटे पीसेस में आपका डेटा डिवाइड होके जाता है, उसको कंबाइन करने की कैपेबिलिटीज पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के पास नहीं होती है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल वही काम करता है कि वो सारे पैकेट्स को कंबाइन करके उनका पूरा स्टेट चेक करता है, और ये चेक करने के बाद कंफर्म करता है कि वो कुछ मेलिशियस कंटेंट तो नहीं है। अगर होता है मेलिशियस कंटेंट तो ब्लॉक कर देगा, नहीं होगा तो वो ब्लॉक नहीं करेगा। तो ये एडवांस्ड फायरवॉल होता है जो पैकेट फिल्टरिंग से थोड़ा ज्यादा चीजें आपके डेटा पे, आपके रिक्वेस्ट में चेक कर रहा होता है। समझ है? तो पूरे स्टेट को ये मॉनिटर करेगा, एंड पूरे स्टेट क्या, पूरे सेशन को मॉनिटर करेगा, एंड उस सेशन में जो भी चीजें आई होंगी सभी को कंबाइन करके, एंड देन उस पे ऊपर दोबारा से इंस्पेक्शन परफॉर्म करेगा, चेक करेगा कि ये कोई मेलिशियस कंटेंट है या नहीं। नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग, प्रॉक्सी फायरवॉल्स। या तो उनको आप प्रॉक्सी फायरवॉल्स बोल सकते हैं, या तो एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल्स आप बोल सकते हैं इनको। प्रॉक्सी वर्ड का मतलब क्या होता है?
तो यहाँ पे प्रॉक्सी फायरवॉल्स का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। जैसे आजकल सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉक्सी फायरवॉल्स का ही यूज करती है। आपको नहीं पता होता कि आप रिक्वेस्ट एक्चुअल वेब सर्वर को भेज रहे हो या फिर किसी फायरवॉल को आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो। जैसे आप मान के चलो आपने गूगल को पिंग किया, तो गूगल का एक आईपी आता है। आपको लग रहा होता है कि आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट डायरेक्टली कहाँ जा रही है, गूगल के वेब सर्वर पे जा रही है। बट वो जरूरी नहीं है कि वो गूगल के एक्चुअल वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही हो। वो गूगल के प्रॉक्सी फायरवॉल पर भी रिक्वेस्ट जा सकती है। जो आईपी एड्रेस आपको मिल रहा है वो हो सकता है कि गूगल के प्रॉक्सी फायरवॉल का आईपी एड्रेस हो, जो आपसे रिक्वेस्ट को लेके उस रिक्वेस्ट को चेक करके एनालाइज करके उस रिक्वेस्ट को फिर आगे एक्चुअल सर्वर की तरफ फॉरवर्ड करेगा। तो वो जो कैपेबिलिटीज होती हैं, वो जो काम ये वाला फायरवॉल कर रहा है, वो फायरवॉल कहलाती हैं प्रॉक्सी फायरवॉल्स। और प्रॉक्सी फायरवॉल्स का यूज करना बहुत ज्यादा सिक्योर इसलिए ही माना जाता है क्योंकि वो एक्चुअल रियल आइडेंटिटी नहीं बताते हैं डेस्टिनेशन नेटवर्क की। जिस नेटवर्क तक आप जाना चाहते हैं उसकी एक्चुअल आईपी आपको नहीं पता चलेगी कभी भी। उसका एक्चुअल सोर्स आईपी मतलब डेस्टिनेशन आईपी क्या है, आपको बस उसके फायरवॉल का आईपी पता चलेगा। और फायरवॉल में लिमिटेड पोर्ट्स को ओपन किया गया होगा ताकि उन लिमिटेड पोर्ट्स के थ्रू वो सर्विसेज को आगे एक्चुअल सर्वर की तरफ फॉरवर्ड कर पाए। और साथ साथ आपके पैकेट्स को इंस्पेक्ट भी कर लेगा, वो चेक करेगा। और एक चेक कैसे करता है, ये एप्लीकेशन लेयर तक चेक करता है सारी चीजों को। एप्लीकेशन लेयर आपको पता है ओएसआई मॉडल की, राइट? तो ओएसआई मॉडल के एप्लीकेशन लेयर में जाके वो डेटा को भी चेक करने की कैपेबिलिटीज रखता है। वो डेटा को भी चेक करेगा, डेटा किस तरीके का है, क्या कंटेंट है जो आप भेजना चाह रहे हो। आप कोई फाइल भेज रहे हो तो फाइल के क्या कंटेंट है, फाइल में कोई मेलिशियस कंटेंट तो नहीं है। वो सारी चीजें ये चेक करने की कैपेबिलिटीज रखती है। तो साथ में प्रॉक्सी मतलब प्रॉक्सी वाली कैपेबिलिटीज तो आपको दे ही रहा है, साथ साथ ये एप्लीकेशन लेयर तक भी, मतलब नेटवर्क लेयर तो चेक कर ही रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी चेक कर रहा है, साथ साथ ये एप्लीकेशन लेयर पर भी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ये उस तरीके के फायरवॉल्स होते हैं जिनको थोड़ा एडवांस्ड फायरवॉल माना जाता है। बट अभी के केस में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फायरवॉल्स हैं वो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। सर जब हम पिन करते हैं हम्म। कहते हैं कि 0.0.0 गूगल का वो है आईपी। 0.8.8.8। जीरो डॉट तो नहीं होता, 8.8.8.8। तो वो डीएनएस सर्वर होता है गूगल का। गूगल का, हाँ, गूगल का डीएनएस सर्वर होता है वो। गूगल का एक ऐसा डीएनएस सर्वर होता है जो कि बाकी सारे डोमेन्स की इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास। तो अगर आपके पास खुद का कोई डीएनएस सर्वर नहीं है तो आप अपने नेटवर्क पे भी 8.8.8.8 को ग्लोबल डीएनएस सर्वर का आप आईपी डाल सकते हो, जिसको गूगल खुद मैनेज कर रहा होता है। तो इसमें गूगल के डोमेन्स के अलावा भी दुनिया भर के जितने भी डोमेन्स है वो सब मिलते हैं आपको। गूगल मैनेज कर रहा है इस वाले डीएनएस सर्वर। नेक्स्ट लिख लीजिए आप। कौन 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 यूज नहीं करती? करते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि कोई यूज नहीं करता। आपको क्या पता, आपको बिल्कुल नहीं करती हैं कंपनियां यूज। आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वो, पहले जमाने में क्या होता था कि ये चीजें थोड़ा कॉस्टली पड़ती थी उनके लिए, कंपनी के लिए। उनको इन चीजों को मैनेज करने के लिए मतलब इंजीनियर्स रखने पड़ते थे। अब इंजीनियर्स ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि कैसे इसको मैनेज करना है। तो अब आजकल के जमाने में यही यूज कर रही होती सारी कंपनियां। आप नहीं बता सकते कि आपने गूगल को, फेसबुक को या किसी भी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजी है तो वो एक्चुअल उनके सर्वर की तरफ जा रही है या फिर अब इसके अलावा आजकल जो प्रॉक्सी फायरवॉल्स है वो क्लाउड पे रन कर रही हैं। तो इसके अलावा एक और टाइप अभी आप आगे पढ़ोगे, क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स। अब आपको हार्डवेयर या फिजिकल फायरवॉल्स नहीं मिलती जिनको कंपनी खुद मैनेज कर रही होती है। आपको फायरवॉल्स की सर्विसेज भी कहाँ मिल जाती हैं? क्लाउड पे। क्लाउड आपको फायरवॉल की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ज्यादा से क्लाउड बेस्ड फायरवॉल, क्योंकि आपको उसके लिए मतलब आपको एक तो कम कॉस्ट में आपको चीजें वही मिलेंगी, उससे एडवांस चीजें मिल सकती हैं आपको। अपडेट आ गया, एडवांस हो आपको जाएगा। मैन्युअली खुद बैठ के कोई अपने फायरवॉल को खुद मैनेज नहीं करना, उसके लिए कोई टीम बैठाने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा बंदा चाहिए जिसको क्लाउड बेस्ड फायरवॉल चलाना, ऑपरेट करना आता हो। क्लिक्स वगैरह वही वही कॉन्फ़िगरेशन आपको वेब ज्यादा होगी। एप्लीकेशन पे यहाँ वहाँ मतलब इंटरेक्ट करना आना चाहिए, क्लाउड कैसे यूज करना है, रूल्स कैसे सेट करने हैं। सारी चीजें ग्राफिकली होती हैं, कमांड लाइन उतनी चीजें नहीं होती हैं, तो ईजी है बहुत ज्यादा यूज करना। तो अब आजकल जो प्रॉक्सी फायरवॉल्स आती हैं वो सारी क्लाउड बेस्ड आ रही हैं। जैसे आप लोगों ने क्लाउड फ्लेयर के बारे में सुना होगा, है ना? तो वो आपको यही सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स
सर्विसेज बहुत सारी कंपनियां का सारा ट्रैफिक क्लाउडफ्लेयर से होते हुए जाता है, तो वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है इन पर्टिकुलर सर्विसेज की मदद से। तो ये चीजें अब चल रही हैं। तो नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसमें फायरवॉल्स के साथ साथ आईडीएस की भी कैपेबिलिटी, आईडीएस और आईपीएस की भी कैपेबिलिटीज होती है। आपको लास्ट क्लास में मैंने आईडीएस समझाया था कि वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में अलग चीज क्या थी, कि वो बिहेवियर को भी एनालाइज करना जानता है, जो फायरवॉल्स नहीं करते हैं। फायरवॉल्स स्टैटिक रूल्स पे काम करते हैं, बट जो आईडीएस होता है वो एनॉमलीज पे भी काम कर रहा होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर पता कर लेता है कि किस रिक्वेस्ट का बिहेवियर किस तरीके का है। तो वो चीजें पता करने के लिए आपको, आपके पास फायरवॉल्स में भी कैपेबिलिटीज हैं, और उस तरीके की फायरवॉल्स को क्या बोला जाता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसमें फायरवॉल्स के साथ साथ आईडीएस आईपीएस जैसी कैपेबिलिटीज भी होती हैं, जो आपको रियल टाइम में अलर्ट्स भी जनरेट करके देगा, उस पैकेट को ब्लॉक भी कर सकता है आपके रूल के अकॉर्डिंग, जिस तरीके का रूल आपने उसको बोला है करने के लिए परफॉर्म, वो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक्शन लेगा। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स आपको ज्यादातर अब आप देखने के लिए अब आजकल मिलेंगी, जिनको डेफिनेटली क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स भी आपको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स मिल जाती है। अब आजकल सारी चीजें क्लाउड पे ही हैं, जैसे अभी आप लोग सॉफ्टवेयर एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, तो अभी फायरवॉल एज सर्विस भी आपको मिलने लगी है ऑलरेडी क्लाउड पे। तो क्लाउड पे भी अब आपको एज अ सर्विस आप फायरवॉल को यूज कर सकते हो, जो कि सिक्योरिटी एज अ सर्विस का पार्ट होता है। सिक्योरिटी एज अ सर्विस एक मॉडल है एज अ सर्विस का, जो क्लाउड बेस्ड सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसमें एक सिक्योरिटी एज अ सर्विस एक पार्ट होता है, जिसका बहुत सारे पार्ट्स अब आने लगे हैं। जैसे अब आपको फायरवॉल से सर्विस मिलने लगी हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम से एज अ सर्विस, हर चीज आपको एज अ सर्विस मिल रही है। मतलब उसके लिए अब आपको कोई फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है अपने नेटवर्क पे, आपको बस लॉजिकली चीजें समझनी है, क्लाउड की सर्विसेज को यूज करना आना चाहिए आपको, तो आप ये सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। समझा? तो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स भी आपके पास अवेलेबल है। देन वही क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। जिसका बैक ब्रैकेट में आप लिख लेना फायरवॉल एज अ सर्विस। एंड एक और टाइप आपको जो आगे कभी ना कभी पढ़ने के लिए मिलेगा, वो है WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ये तो किसी भी वेब एप्लीकेशन के अटैक में मिल जाएगा आपको। तो वेब का मतलब क्या होता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिर्फ वेब एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करना, वेबसाइट्स को प्रोटेक्ट करना। आपको पता है हर एक कंपनी का अपना वेबसाइट होता है जिसपे कुछ वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। तो अटैकर कोई मेलिशियस रिक्वेस्ट भेजे आपके वेबसाइट की तरफ, और उस वेबसाइट उस मेलिशियस रिक्वेस्ट से कोई एक्शन परफॉर्म हो, उससे बेटर है कि फायरवॉल आपकी उस रिक्वेस्ट को, उस मेलिशियस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दे। वही कैपेबिलिटीज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स के पास होती है। वो आपके मेलिशियस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करके उनको ब्लॉक करना जानता है, जो आपके वेब सर्वर की तरफ आ रही होती है। ठीक है। बाईपास तो देखो सारी चीज हो सकती है, उसको बाईपास करने के लिए आपके पास तरीके पता होने चाहिए आपको। इनको खासकर जो फायरवॉल्स होती है उनको बाईपास करने के लिए एनकोडिंग्स यूज की जाती है। आप वो फायरवॉल को ये बताया गया होगा कि उसको ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ब्लॉक करना है, आप उसको एनकोड करके भेज दो। आप फायरवॉल को पागल बना रहे हो कि मैं ये नहीं भेज रहा हूँ, बट एक्चुअल में आप वही भेज रहे हो उसको। तो एनकोडिंग की जाती है, इंक्रिप्शन यूज किया जाता है, ताकि फायरवॉल को समझ ही ना आए कि वो डेटा क्या है। ठीक है, डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके भेजा जाता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, बट हाँ, बाईपास सारी चीजें होती हैं, बट आपको नहीं पता कि उस पर रूल कैसे लगाया गया। हो सकता है उस पर एनकोडिंग को भी डिटेक्ट करने का रूल लगाया गया हो। आप कह नहीं सकते कोई भी चीज, जब ये चीजें अटैकर को पता है, तो ये चीज डिफेंसिव साइड वालों को ही पता है ना, कि कैसे इस पे अटैक बाईपास कर सकता है अटैकर उसको। तो फायरवॉल्स को बाईपास करना और कोई भी डिफेंसिव डिवाइस को बाईपास करना सभी को पॉसिबल है, बट आपको अटैकर को वहाँ पे हिट एंड ट्राई मेथड यूज करना पड़ेगा। उसे एक एक करके चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसे नहीं पता फायरवॉल पे कैसे रूल्स लगाए गए हैं। हो सकता है कि कोई एक चीज शायद गलती से उन्हें छोड़ दी हो, और वही एक चीज के थ्रू अटैकर आपके वेबसाइट पे या सर्वर पे अटैक परफॉर्म कर पाए। तो ये अलग अलग तरीके के फायरवॉल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सर एक चीज और सर, ये ब्लॉक कैसे करते हैं सर, आईडीएस आईपीएस फायरवॉल?
ऐसा क्या करता है सर कि ये होने वाली पैकेट से जो भी देखो, ट्रांजेक्शन आपके हर होने एक वाली पैकेट को ये मॉनिटर करता है, चेक, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो चेक करता है आपकी आईडी। उसे लगता है कि अगर आपकी आईडी कंपनी की आईडी से मैच नहीं कर रही है तो वो आपको नहीं आने देगा अंदर। वही चीज ये फायरवॉल भी करता है, आपके नेटवर्क की तरफ जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं वो सारी रिक्वेस्ट फायरवॉल से होते हुए जाती हैं। उनको फायरवॉल से होते हुए ही जाना पड़ेगा। वही एक लौता रास्ता है उनके लिए। अब फायरवॉल की तरफ जैसे भी कोई रिक्वेस्ट आई, वो रिक्वेस्ट को चेक करता है, उस रिक्वेस्ट में वो आईपी चेक करेगा, डेटा चेक करेगा कि वो डेटा या आईपी या पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल कुछ मेलिशियस तो नहीं है। अगर मेलिशियस होगा तो वो रिक्वेस्ट को तुरंत ब्लॉक कर देगा, मतलब उस तरीके की रिक्वेस्ट को नहीं आने देगा अंदर वो। वहीं पे तो उस क्या पैकेट, क्या ब्लॉक करने का मतलब वो ड्रॉप कर देता है आपके पैकेट्स को। ड्रॉप करना मतलब वो उन पैकेट्स को अंदर रूट नहीं करेगा, राउटर की तरफ नहीं भेजेगा। उन पैकेट्स को फायरवॉल में ही रख के ही उनको एक्सपायर कर देगा, टीटीएल एक्सपायर कर देगा उनका। मतलब आपका जो पैकेट है ना, वो फायरवॉल से अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसने रूल को पास नहीं करा। अगर वो रूल पास कर देता तो अंदर चले जाता। जैसे हर सूट में हम रिक्वेस्ट ड्रॉप कर सकते हैं कर देते हैं, वही वाली चीज वैसी होगी। कोई चीज है, आपका फायरवॉल भी ड्रॉप कर सकता है रिक्वेस्ट को, जिससे वो मेलिशियस रिक्वेस्ट को ब्लॉक करता है। हम्म। अगर आपने नेटवर्क के अंदर एंट्री ले ली है, हाँ हाँ, हाँ, फिर कोई फायरवॉल का मतलब नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी नेटवर्क का पार्ट बन चुके हैं। नेटवर्क फायरवॉल का तभी काम है जब आप एक्सटर्नली बाहर से रिक्वेस्ट भेज रहे हो इंटरनल नेटवर्क की तरफ, तब फायरवॉल का रोल है। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हो तो बस ये होगा कि अगर नेटवर्क से अंदर रहते हुए आप कहीं बाहर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो वो अगर उस पर कुछ अच्छे रूल्स लगा रखे होंगे, फायरवॉल पे प्रॉपरली रूल्स लगा रखे हैं, एक्सटर्नल रिक्वेस्ट एग्रेस रूल्स, तो वो फिर उस समय आपके रिक्वेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो उस समय इनकमिंग की जरूरत नहीं है आपको, फिर आउट गोइंग जो रिक्वेस्ट होंगी ना, उस पर आपको देखना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? तो ये फायरवॉल्स के बारे में ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, रूल्स कैसे लगते हैं इस पे, डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे लगाए जाते हैं फायरवॉल पे रूल्स, और फायरवॉल के टाइप्स कितने हैं। तो इस पे भी हम लोग आप लोगों ने वैसे फायरवॉल डी यूज करा होगा ना सभी ने? करा है ना? पहले सर्विस साइड पे चलो यूज इसमें भी किया मैं था। एक, हाँ एक बात है, मैं प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत करा दूंगा इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिए। वो सूर्यकांटा, हाँ, आईडीएस आईडी है सर। और क्या नाम, कैसे मैं बताऊंगा, ये प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा शायद। बाकी मैं इंस्टॉलेशन वगैरह आज करा दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे उसको। थर्ड थर्ड डिवाइस के बारे में समझ लीजिए, हनी पॉट्स। सुना है किसी ने हनी पॉट्स क्या होते हैं? हम्म, बताइए। एक तरीके से प्रोसेस सर्विस होता है, ताकि जो अटैकर होगा उसको उसमें वल्नरेबिलिटीज होती है, ताकि अटैकर उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं, और उस पे अगर वे अटैक करे तो एक्चुअल सर्वर सेव हो जाते हैं और वे उसी में रहते, एक्चुअल सर्वर की तरफ नहीं जा पाते। हम्म हम्म, वही। तो अटैकर्स की डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए, अटैकर्स को हम फिजिकली तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बट उनको लॉजिकली उनके डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए कंपनियां क्या यूज करती हैं, हनीपॉट्स जैसे डिवाइसेस का यूज करती हैं। जैसे हनीपॉट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि जो हनी बीज होती हैं उनको पकड़ने के लिए जो हंटर होता है वो एक हनी पॉट रखता है, एक ऐसा पॉट होता है उसमें हनी होती है बहुत सारी, तो वो उस पे उस हनी की तरफ हनी बीज अट्रैक्ट होती हैं। वो अट्रैक्ट होंगी तो वहां पे वो आ जाएंगी, उसके बाद वो उनको वहां से कैप्चर कर लेता है उन हनी बीज को। तो वही चीज यहीं पे हमारे मतलब अटैकर्स के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है ये। अटैकर्स के लिए एक वल्नरेबल मशीन या वल्नरेबल कॉन्फ़िगरेशन की जाती है नेटवर्क के अंदर, ताकि जब अटैकर बाहर से उन डिवाइसेस को एक्सेस करने का ट्राई करे, तो उसको ये लगे कि ये जो सर्वर है जिसको वो एक्सेस कर रहा है, वो उसको लगेगा कि वो एक्चुअल सर्वर है। बट वो कोई एक्चुअल सर्वर नहीं होगा। वो एक एक वल्नरेबल डिवाइस होगी, वल्नरेबल सॉफ्टवेयर होगा जो एक डिवाइस पे रन कर रहा होगा, और उस सॉफ्टवेयर की मदद से आपके डिवाइस पे कुछ वर्चुअल पोर्ट्स ओपन किए जाएंगे, जो एक्चुअल में ओपन नहीं होंगे, बट अटैकर को लगेगा कि वो जो पोर्ट्स हैं वो ओपन है आपके डिवाइस पे। ठीक है, और जितने भी पोर्ट्स आप ओपन करेंगे वो उन उन पोर्ट्स पे अटैकर की डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी जब अटैकर उन पोर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे मान के चलिए आपके केस में 80 या एच या SSH या FTP कोई भी पोर्ट ओपन है,
आपने हनी पॉट में ओपन करके रख लिया। अब अटैकर ने उसको स्कैन किया आपके डिवाइस को, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ इस पे 2180 ऐसे कुछ पोर्ट्स ओपन है। अब उन पोर्ट्स पे जैसे अटैकर उनसे कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, जैसे एफटीपी, एसएसएच या एचटीटीपी से उसने इंटरेक्ट करने का ट्राई किया, तो उसकी डिटेल्स क्या क्या, उसका आईपी एड्रेस, उसका पोर्ट नंबर जिस आईपी से वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, जिस पोर्ट से वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसके अलावा किस टाइम पे उसने रिक्वेस्ट भेजी आपको, दिन के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, शाम के टाइम, क्या कौन सा टाइम था, इसके अलावा कौन क्या सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहा था, ब्राउजर कौन सा यूज कर रहा था, ब्राउजर का वर्जन क्या है, एसएसएच का कौन कौन सा वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, एफटीपी का कौन सा सॉफ्टवेयर अटैकर यूज कर रहा था, वो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब डिफेंसिव साइड को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल सकता है, अगर वो सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि उस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको पता चला, तो उस सॉफ्टवेयर से पता चल सकता है कि अटैकर शायद विंडोज यूज कर रहा है या लिनक्स यूज कर रहा है, काली यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है। तो इस तरीके की कुछ कुछ डिटेल्स है, मतलब अटैकर की माइंडसेट आपको पता चल जाता है कि अटैकर किस माइंडसेट से आया हुआ था हमारे नेटवर्क की तरफ, वो क्या क्या चीजें अ, कर रहा था हमारे नेटवर्क की तरफ, उन सभी का लॉग्स, उन सभी का जो डेटा है वो कलेक्ट हो जाता है हनीपॉट के अंदर। तो हनीपॉट एक ऐसी डिवाइस होती है जो अटैकर को लगेगी कि वल्नरेबल है, बट एक्चुअल में एक सेटअप होता है जो अटैकर को कैप्चर करने के लिए रखा जाता है, क्रिएट किया जाता है। और जैसे अटैकर उससे इंटरेक्ट करेगा तो डिफेंसिव साइड में अलर्ट जनरेट हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि किसी ने हमसे इंटरेक्ट किया है, उस आईडी, उस हनीपॉट से इंटरेक्ट किया है। और इंटरेक्ट करते ही अटैकर की डिटेल्स कैप्चर होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो जो भी काम करेगा आपके डिवाइस के साथ, जिस भी तरीके की वो रिक्वेस्ट भेजेगा, वो सारी चीजें कैप्चर हो जाएंगी। चीज अटैक करने के लिए वो अपने सर्वर को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आगे जाके तो कोई कैसे वो चीज को ब्लॉक कर सकता है, हाँ, तो या ये उस आईडी देखो, को पहली ब्लैक लिस्ट में डाल बिल्कुल यही तो करना होता है। अगर आपको आ, जैसे आपको लग रहा है कि हमारे पर अटैक हो सकता है, तो आप हनीपॉट एक क्रिएट करके रख सकते हो, राइट, ताकि जब अटैकर हनीपॉट से इंटरेक्ट करे तो उसकी कुछ डिटेल्स कैप्चर हो जाए, पता चल जाए कि वो कहाँ से अटैक कर रहा है, किस आईपी का यूज कर रहा है, उसका प्रॉक्सी आईपी का हो, बट हाँ आईपी पता चल जाएगी उसकी। तो उन चीजों के ऊपर और उन टेक्निक्स के ऊपर आप रूल्स लगा सकते हो। अटैकर जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होगा, वो सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल सकता है आपको, उस सॉफ्टवेयर को आप ब्लॉक कर दो। इस सॉफ्टवेयर से अगर हमारे सिस्टम की तरफ कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको अलाउ नहीं करना है। तो ये अटैकर की टेक्निक्स हमें पता चल जाती हैं, अटैकर के आईपी और जो भी डिटेल्स उसने दिए हैं हमारे डिवाइस को, वो पता चल जाता है हमें। और उन्हीं चीज़ों के ऊपर फिर आप रूल्स लगा सकते हो फायरवॉल पे, आईडीएस पे और बाकी डिफेंसिव डिवाइसेस पे, ताकि इन फ्यूचर इन डिटेल्स से आपके ऊपर अटैक ना हो। समझ आओ। तो हनीपॉट्स का जो यूज है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी फोकस्ड है। छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस इतना लोड नहीं लेती कि वो हनीपॉट्स को यूज करें, बट हाँ अदरवाइज वो फायरवॉल्स और आईडीएस को यूज करेंगी। लेकिन हनीपॉट्स बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो